हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बड़ी तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी टीसीएस 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ जो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उनमें बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है और सीजीएल मेन्स। तो चलेगा, अपने क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, Which of the following players won the orange cap in IPL 2023? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में जो है ऑरेंज कैप जीती है, यानी ऑरेंज कैप किसे मिली है। आईपीएल से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और आप सब जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से। स्पोर्ट्स से 25 में से 2-3 क्वेश्चन अब टीसीएस एग्जाम में आप सबसे पूछ रहा है। आईपीएल पहला पॉइंट अगर आप सबसे पूछे आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था। सेकंड वन आप सबसे पूछे कि अभी लास्ट टाइम का जो विनर रहा है आईपीएल का वो कौन था। विनर कौन रहा। जैसे इसमें पूछा ऑरेंज कैप, वैसे ही आप सबसे अगर पूछे कि पर्पल कैप जो है वो किसे मिली है, पर्पल कैप किसे मिली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप सबको ध्यान रख लेने हैं। चलिए फटाफट से इसका आंसर करते हैं। सबसे पहला जैसे यहाँ पे पूछा है ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप जो है वो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दी जाती है। और इस खिलाड़ी का नाम क्या था, फाफ डुप्लेसिस, यशस्वी जायसवाल, डेवॉन कॉनवे एंड शुभमन गिल। तो सही आंसर क्या होगा, शुभमन गिल जो होगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शुभमन गिल किस टीम का खिलाड़ी था, तो गुजरात टाइटंस का। उसके बाद आईपीएल का अगर पूछा जाए सबसे पहला संस्करण शुरू कब हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, इसकी शुरुआत होती है 2008 से। इस बार का 2023 का अगर विनर आप सबसे पूछा जाए तो चेन्नई सुपर किंग, तो सीएसके लिख देता हूं। चेन्नई सुपर किंग जो है गुजरात टाइटंस को फाइनल में हराने के बाद जो है आईपीएल 2023 की विनर रही। चेन्नई और मुंबई 5-5 बार आईपीएल जीत चुके हैं। पर्पल कैप जो है वो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। सर्वाधिक विकेट जो लेता है उस खिलाड़ी को पर्पल कैप दी जाती है। इसके पर्पल कैप का हकदार होता है वो। और ये किसे दी गई थी, ये मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को जो है पर्पल कैप दी गई। ये भी किस टीम के थे, तो गुजरात टाइटंस। ये भी आप सबको ध्यान रखने, गुजरात टीम के थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आप सब क्रिकेट को जरूर पढ़िएगा। इसकी टर्मिनोलॉजी भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आजकल के एग्जाम में टर्मिनोलॉजी पे कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाउस दैट जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, लेग बाय किससे जुड़ा हुआ है, बाय किससे जुड़ा हुआ है, आउट का इशारा क्या होता है। कुछ इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन जो है हम सबको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप सबको आंसर मिला, ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, कालिदास सम्मान इज ए प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ डैश। कालिदास सम्मान डैश की सरकार के द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। आप सबने सुना होगा पेपर में एक डिट्टो लाइन के साथ एक क्वेश्चन में अगर आप सबसे पूछो, यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आया कि कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है। कालिदास सम्मान से सम्मानित, कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है। गुरु बिपिन सिंह ये किस नृत्य से, सेम लाइन आई थी तो वहां पे भी मैंने आप सबसे बताया था। हाँ, उन पॉइंट को एक बार फिर से आप सबको बता देता हूँ कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को विजिट कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो है एसएससी लॉयल क्लासेस के नाम से वहां पे भी शेयर की गई है। टीसीएस के 2023 तक के जितने क्वेश्चन थे सब्जेक्ट वाइज उन सब की मैराथन क्लास है, जीएस की मैराथन क्लास जो है वो चैनल पे अपलोड कर दी गई है। इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और स्टैटिक जीके की, इन पांचों क्लासेस को देखिएगा। और जीएस में आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में 50 क्वेश्चन जीएस से आने वाले हैं। और टीसीएस जो है एसएससी के एग्जाम का अगर पैटर्न देखा जाए तो 80% क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। तो उन सबको एक बार जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ से मैंने आप सबको एक पहचान भी बताई थी कि अगर किसी नाम के साथ गुरु आ जाता है तो मोस्टली उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, मणिपुरी। तो ये इस क्लासिकल डांस से संबंधित है, मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित हो गए हैं। नाम से पता चलता है कि किस राज्य के संबंध है,
मणिपुर राज्य से हो गया है। कालिदास सम्मान जो है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एनुअली दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो अगर ये भी पॉइंट आप सबसे पूछे तो ये शुरू किया गया था 1980 में। 1980 में जो है इस पुरस्कार के इस अवार्ड की शुरुआत होती है। मणिपुरी यहाँ पे लिखा है, मणिपुरी से मैंने आप सबको बताया गुरु बिपिन सिंह हैं, इनको हंजाबा की उपाधि भी दी गई है मणिपुर के सम्राट के द्वारा, ये भी ध्यान रख सकते हो। मणिपुरी में 6 आप सबको मैंने यहाँ पे टाइप बताए थे, वो कौन से पॉइंट थे भाई? एक आप सबको ध्यान रखना है रास। ये खास क्यों था? ये खास इसलिए था क्योंकि मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है ये राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप है, तो रास यहाँ से। बट अगर आप सबसे पूछेगा रास लीला और राज्य का नाम, तो आप सबका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। रास के बाद एक आप सबको मणिपुरी से क्या बताया? संकीर्तन। संकीर्तन जो है ये यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद आप सबको बताया था थांगटा, ये एक युद्ध नृत्य है। थांगटा जो है एक युद्ध नृत्य हो गया है। उसके बाद बताया था पूंग चोलाम। पूंग चोलाम के बाद आप सबको ये भी कहा था कि इसके दौरान जो है पूंग चोलाम के दौरान नूपा नृत्य किया जाता है। कौन सा मेरे भैया? नूपा नृत्य, नूपा डांस, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहीं से ही चीजें आगे से आगे निकल के आती हैं। तो मतलब अगर आप सबने बेसिक क्लियर कर लिया तो यहाँ से चीजें बेहतर हो जाएंगी। और बेसिक कैसे होगा भाई? इन टॉपिक को तो प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। संकीर्तन को किस में शामिल किया जा चुका है? तो ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। थांगटा एक मार्शल नृत्य है, एक युद्ध नृत्य हो गया है थांगटा। इसको क्या बोलेंगे? एक मार्शल युद्ध नृत्य का रूप हो गया है। कुछ युद्ध नृत्य के रूप आप सब देख लीजिएगा जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सबसे पूछा जाए सिलंबम, ये किस राज्य का एक युद्ध नृत्य हो गया है? अगर आप सबसे पूछा जाएगा गतका, ये किस राज्य का युद्ध नृत्य हो गया है? अगर आप सबसे पूछा जाएगा लाठी, ये किस राज्य का युद्ध नृत्य है? अगर आप सबसे पूछा जाएगा कलारी पयट्टू, जो सबसे पुराना युद्ध नृत्य माना जाता है कलारी पयट्टू, ये किस राज्य से संबंधित है? तो जैसा मैंने आप सबसे कहा सीधे सीधे एग्जाम वाले क्वेश्चन है। सिलंबम किस राज्य का है? तमिलनाडु का। रिवाइज भी करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये तमिलनाडु का हो गया है। गतका किस राज्य से संबंधित हो गया है? तो ये पंजाब का है। लाठी जो है ये पंजाब भी है और पंजाब के साथ जो है वेस्ट बंगाल का भी है। पंजाब और बंगाल दोनों ध्यान रखना। कलारी पयट्टू केरला का है, ये सबसे प्राचीन है। इस क्वेश्चन से हम सब ने क्या सीखा? सबसे पहला तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कालिदास एक अवार्ड है, एक सम्मान है जो हर साल दिया जाता है। पेपर में पूछा कि किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, हमने आंसर करा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन मैंने आप सबसे यहाँ से बताया कि पेपर में एक सीधा क्वेश्चन आया था कि कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य स्वरूप से है? तो वो भी एक पॉइंट यहाँ से याद करवाया आप सबको कि इनका संबंध किससे है? मणिपुर नृत्य से संबंधित हो गया है। गुरु, और गुरु के नाम से अगर किसी नाम के साथ गुरु लगाना तो मोस्टली उसका आंसर क्या चलता है? मणिपुरी आ जाता है, वो ध्यान रखना है। मणिपुरी किससे संबंधित है? तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित हो गया है। तो इसलिए इसके कुछ स्वरूप भी हैं, जिसमें सबसे पहला क्या बताया? रास। उसके बाद संकीर्तन जो किसमें शामिल है? यूनेस्को में। उसके बाद थांगटा जो एक मार्शल नृत्य हो गया है। और पूंग चोलाम, इस दौरान जो है नूपा नृत्य भी किया जाता है। तो नूपा नृत्य भी मणिपुर से संबंधित हुआ। अब ये जो आया था आपका मार्शल नृत्य, तो इसमें मैंने कुछ आप सबको यहाँ पे पॉइंट बताए। सिलंबम अगर आप सबसे पूछा जाए तो किस राज्य का युद्ध नृत्य है? तमिलनाडु। गतका पंजाब, लाठी पंजाब और वेस्ट बंगाल, और कलारी पयट्टू केरला, ये ध्यान रखना है। हालांकि 2 सीरीज इसकी ओर आगे हैं, एक तो पोंग चोलाम हो गया, इसके बाद देखोगे तो ढोल चोलाम और खरताल चोलाम, ये भी आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद हम सब यहाँ से, इन विच स्टेट इज द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो मंदिर से पूछा हुआ है, कुछ पॉइंट आप सबसे यहाँ से पूछ लेता हूँ, आप सब आंसर कर दीजिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर सन टेम्पल, ये कहाँ पे स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? चलो सूर्य मंदिर से आया मोडेरा, मोडेरा का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? मोडेरा का सूर्य मंदिर। चलिए एक और बता दीजिएगा, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मार्तंड का
सूर्य मंदिर, जैसे ललितादित्य ने बनवाया था, ये कहाँ पे स्थित है? मार्तंड का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे स्थित हो गया है? चलिए ये वाला भी बताइएगा, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आप सबसे यहाँ से पूछा हुआ है। एक पॉइंट और आप सबको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, टेम्पल आर्किटेक्चर पे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदिर निर्माण की शैलियाँ, टेम्पल आर्किटेक्चर, कोशिश रहेगी हर क्वेश्चन को बहुत डिटेल से हम लोग करें ताकि चीजें बेहतर एक्सप्लोर आप सब कर पाएं। टेम्पल आर्किटेक्चर, एक नागर शैली है, एक द्रविड़ शैली है। टेम्पल आर्किटेक्चर में नागर है, द्रविड़ है, एक है पंचायतन शैली, पंचायतन, एक शैली है वैशर। तो कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर के पेपर में पूछेगा वैशर किससे संबंधित है, तो आप सबका आंसर होगा ये मंदिर निर्माण की एक शैली है। क्वेश्चन पे आइएगा, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा, उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर भी है। अगर आए लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित हो गया है लिंगराज मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो मोढेरा गांव हो गया है गुजरात का, और भारत का पहला गांव है जो 24x7 सोलर आधारित हो गया है, गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। मार्तंड का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो मैंने आप सबसे कहा ये ललितादित्य ने बनवाया था। किसने भैया, तो ललितादित्य ने बनवाया था। ये कहाँ पे स्थित है, तो आप सबका आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ से देखिएगा जरा, नागर शैली, सीधा सीधा आंसर आएगा कि ये उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली है, उत्तर भारत की। पंचायतन क्या होता है, एक छोटा सा ग्राफ से समझ जाएंगे कि पंचायतन में क्या होता है। इस तरीके से आयताकार हुआ प्लेटफॉर्म, एक मुख्य मंदिर जो है वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। इस शैली को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पंचायतन शैली। ये मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है, ये पंचायतन शैली हो गई है। वैशर क्या होता है, नागर और द्राविड़, नागर प्लस द्राविड़ का मिला जुला स्वरूप जो है इसको क्या कहते हैं भाई, इसको वैशर कहते हैं। एक बार स्टडी जीके की क्लास देखिएगा और बहुत जबरदस्त पॉइंट आप सबको वहां पे समझाए हैं। नागर द्राविड़ से पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। द्राविड़ जो है नाम से ही पता चलता है ये दक्षिण भारत के हैं। किसके हैं, दक्षिण भारत के हैं। अब दक्षिण भारत के हैं, ऐसे ही हम सबसे पूछते हैं भारतीय संगीत, एक हिंदुस्तानी संगीत है और एक कार्नेटिक म्यूजिक है, तो दक्षिण भारत के संगीत से जुड़े राज्य हैं। या अगर आप सबसे पूछें जो द्राविड़ शैली से बने मंदिर ये कहाँ मिलेंगे, तो इनसे आप 5 राज्यों का नाम ध्यान रख सकते हो। यहाँ के मंदिर मुख्यतः जो है वो द्राविड़ शैली से बने हुए हैं। एक राज्य का नाम क्या हो गया है भैया, कर्नाटक। दूसरा राज्य यहाँ से क्या ध्यान रखोगे, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। अगर कोई मुझसे पूछे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम किस संगीत से संबंधित, मैं कहूंगा दक्षिण भारत का म्यूजिक है, कर्नाटक म्यूजिक। उसके बाद हो गया है आपका आंध्र प्रदेश। इसी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन सा राज्य है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और एक राज्य कौन सा हो गया, 5वां केरल। तो भाई ये 5 राज्य आप सबको याद रखने हैं। इनके मंदिर मुख्यतः किस शैली में निर्मित हैं, तो ये आपके द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर हो गए हैं, द्रविड़ शैली। तो इस क्वेश्चन से हम सबने क्या सीखा, सबसे पहला पूछा था बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। मार्तंड का सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में ललितादित्य ने बनवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। तो आप सबको जो फेमस टेम्पल है वो जरूर पता हो कि ये कहाँ पे है। दूसरा, टेम्पल का जिक्र हुआ तो हम लोगों ने टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्कस करा, मंदिर निर्माण की शैलियां। मंदिर निर्माण की नागर और द्राविड़ 2 मुख्य शैलियां बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली को नागर और दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली को द्राविड़। नागर प्लस द्राविड़ का मिला जुला स्वरूप कहलाता है वैशर। और एक टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है पंचायतन। पंचायतन में क्या होता है, एक मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। तो पंचायतन पेपर में देखिए पूछेगा कि पंचायतन जो है वो किस कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आप सबका आंसर होगा ये मंदिर निर्माण की शैली से जुड़ा है, एक टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया है। ध्यान रखेंगे। द्रविड़ भारत में, दक्षिण भारत में हो गया है तो 5 राज्य है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मंदिर मुख्यतः द्राविड़ शैली में ही निर्मित होते हैं। और यहाँ का जो भी संगीत बोला जाएगा तो कार्नेटिक म्यूजिक हो गया है, दक्षिण भारत का संगीत हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद डैश इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड इमीडिएटली आफ्टर दिवाली ऑन द न्यू मून डे इन द ऑनर ऑफ कैटल। डैश झारखंड में
मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है? दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। एमटीएस 2023 टायर पोस्ट 1 सितंबर 2023 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो कौन सा है? भगता पर्व, मकर संक्रांति, रोहिणी या सोहराई? तो पहली बात तो हो गई है, झारखंड से पूछा हुआ है, झारखंड से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोहराई। सोहराई जो है इसे पशुओं का त्योहार भी कहा जाता है, इसे फसल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है? फसल उत्सव कहा जाता है, फसल उत्सव, या फिर इसे पशुओं या मवेशियों का त्योहार भी इसे कहा जाता है। मवेशियों का त्योहार या पशुओं का त्योहार भी इसे कहा जाता है। मवेशियों से एक पॉइंट और याद आया, कल की क्लास अगर आप सबने देखी होगी तो क्लियर हुआ होगा कि मवेशियों से संबंधित जल्लीकट्टू है। क्या नाम बताया? जल्लीकट्टू। पेपर में आएगा जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कौन सा उत्सव है, तो आप सबका आंसर होगा पोंगल के दौरान। कौन सा मेरे भैया? पोंगल। और पोंगल कितने दिन तक चलता है? तो ये 4 दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव है। और इसमें जल्लीकट्टू का आयोजन कौन से दिन होता है, तो आंसर होगा तीसरे दिन जल्लीकट्टू का आयोजन जो है यहाँ पे किया जाता है। थर्ड डे जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। अब झारखंड राज्य का नाम आया है तो मेरे साथ एक पॉइंट को आप सब अभी याद कर लीजिएगा। झारखंड राज्य में एक उत्सव है जिसका नाम क्या है? सरहुल उत्सव। कौन सा बताया? सरहुल उत्सव। किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है। इसमें जो है देवी देवता को क्या चढ़ाए जाते हैं, तो साल के वृक्ष के पुष्प, यानी साल वृक्ष के पुष्प जो है, फूल जो है वो चढ़ाए जाते हैं। और साल के वृक्ष जो है ये पुष्प, इसको किसका प्रतीक माना जाता है? तो उर्वरता का प्रतीक माना जाता है, उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। तो आप सब इसको ध्यान रखेंगे। झारखंड राज्य से ही संबंधित कौन सा उत्सव हो गया है? सरहुल। सोहराई उत्सव भी किस राज्य से संबंधित हो गया है? झारखंड से। इसके अलावा ये झारखंड के अलावा भी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है। कम्युनिटी पूछेगा तो ओरोन जनजाति हो गई है, हो कम्युनिटी हो गई है, मुंडा ट्राइब हो गई है, इनके द्वारा इस उत्सव को किया जाता है। तो अब यहाँ से आप सबका आंसर क्या हो गया है? सोहराई। ऑप्शन क्या मार्क कर दोगे भाई मेरे? तो डी आप सबका आंसर यहाँ से हो जाएगा, सोहराई। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक उत्सव हो गया है सोहराई। और जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का पोंगल उत्सव के दौरान तीसरे दिन मवेशियों से संबंधित एक त्योहार हो गया है। किस राज्य का? तमिलनाडु का। चलो आगे बढ़ाओ क्लास, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इन विच एरिया डिड द स्वदेशी मूवमेंट हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द पीपल? सर्वाधिक प्रभाव जो है स्वदेशी आंदोलन का किस कम्युनिटी पे पड़ता? इस स्वदेशी मूवमेंट की जो शुरुआत होती है ना, उस पॉइंट को जानिएगा। समय रहा था करजन का। करजन उस समय जो है भारत का वायसराय था। करजन भारत का वायसराय था उस समय। सबसे पहले पॉइंट जो था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का था। क्या नाम था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। करजन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। उसके बाद जो है 7 अगस्त 1905, समय क्या बताया? 7 अगस्त 1905। कहाँ? कलकत्ता। जगह टाउन हॉल, कलकत्ता का टाउन हॉल। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा कहाँ पे होती है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा होती है। उसके बाद बंगाल का विभाजन जो है ये प्रभावी कब हुआ या ये इंप्लीमेंट कब होता है? अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा इंप्लीमेंट कब होता है, तो अक्टूबर 1905 को। डेट आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे। इस दिन बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ और इसी दिन जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल एक है, इस ऐसे नारे भी आते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में ही था और इसी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही जो है कांग्रेस में भी पार्टीशन होता है, यानी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस का विभाजन होता है। अब ये समय क्या था? 1907 का। कहाँ की बात है? सूरत की बात है। 1907 का सूरत का अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो कांग्रेस का विभाजन भी जो है इसी के कारण ही होता है।
और बंगाल का विभाजन आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मुझे सर्च करिएगा और बताइएगा, टीसीएस ने भी एग्जाम में पूछा 7 अगस्त को कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है। 7 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, जरा कमेंट करना। और सबसे अधिक प्रभाव आप सबको पता ही चल गया, बंगाल विभाजन के दौरान। तो सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल पे जो है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, बंगाल पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस वापस से फिर एक हो जाती है कब, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अंबिका चरण मजूमदार। भाई कांग्रेस से या कांग्रेस के जो सेशन हैं इनसे पेपर में क्वेश्चन आता है, चैनल को विजिट कर लेना आप सब। आप सबको कांग्रेस पे एक पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें कांग्रेस के 50 के करीबन जो है आपको सेशन अधिवेशन याद करवाए गए हैं उनकी विशेषताओं के साथ। चलिए आगे बढ़ाइए क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाइएगा इसके बाद। अब देखिए क्या पूछा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर वर्किंग एज मैनेजर इन ए रेस्टोरेंट बट दे गेट अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। Which article of the directive principle of state policy provide for equal pay for equal work? हिंदी में देखिएगा, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। कल भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार की एक स्कीम है आयुष्मान योजना, तो ये आयुष्मान योजना किस अनुच्छेद से संबंधित पूछा था, आयुष्मान योजना से, है कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो मैंने वहां आप सबको बताया था कि इसमें स्वास्थ्य, पोषण स्तर और जीवन स्तर के संबंधित था। तो यहाँ अनुच्छेद जो था वो क्या था, 47, आर्टिकल 47 ध्यान रखना है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं, तो आप सबका आंसर होगा कि भाग 4 में आते हैं। अगर आप सबसे पूछेगा कि भाई मेरे इनका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप सबका आंसर होगा ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आते हैं। 51 वाला अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, समान काम समान वेतन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 38, 40, 39 और 41। देखो 40 तो आप सबको बताया हुआ है, ये ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित हो गया है, ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 44 भी बताया, 4 और 4 क्या है, समान है। तो यहाँ पे क्या होगा, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, समान नागरिक संहिता। और एक अगर पूछेगा अनुच्छेद 48, 40, 44, 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि व पशुपालन संगठन से संबंधित हो गया है, कृषि व पशुपालन संगठन। जितने बता रहा हूं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत खास है ये पॉइंट आप सबके लिए, ठीक है। 38 जो हो गया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित है, यानी इसमें मैं सिंपल अगर लिख दूं न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से संबंधित हो गया है 38। 39 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है, 39 सही आंसर है। जहां तक 41 की बात है तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है, लोक सहायता का अधिकार, इससे संबंधित है 41। समझ पाए मेरी बात को। तो यहां से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि कल भी एक ऐसा क्वेश्चन पॉलिटी में आया था जिसमें आयुष्मान भारत सरकार की जो योजना है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो उससे संबंधित कोई अनुच्छेद, तो आंसर होगा 47। 47 में क्या पढ़ के आते हो, पोषण स्तर हो गया है, स्वास्थ्य है या जीवन स्तर को बेहतर बनाने से संबंधित है। यहाँ पे 3 बातें आप सबको फिर से बताई, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन है, 44 4 और 4 समान है तो समान नागरिक संहिता है सबके लिए, 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन है, ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। 38 जो है सभी प्रकार के न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ध्यान रखोगे, 39 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। 41 जो है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है।
नीति देश की सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में आते हैं। और अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 आप सबका सही आंसर हो जाएगा। 36 से 51 ध्यान रखना है, ठीक है। 51 का आप सब मुझे कमेंट करके बताओ जरा, 51 अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। When were the fundamental duties first included in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य सबसे पहली बार कब शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य देखो लिए कहां से गए हैं? आंसर करना है, रूस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर लिए गए हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके लिए कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था? तो 42वां संशोधन हुआ था। उस समय टोटल 10 ऐड करे गए थे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 11वां ऐड किया गया था, 11th ऐड किया गया था, तो टोटल 11 है। 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में हुआ था। इस 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो भी अभिभावक हैं या जो संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है क्या करेंगे भाई? प्राथमिक शिक्षा देंगे, यानी प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हो गया है, मतलब ये उनका मौलिक कर्तव्य है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो मेरे दोस्तों यहाँ से एक जबरदस्त पॉइंट आप सबको अभी याद करवा देता हूँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब पॉलिटी की क्लास देखिएगा, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है पॉलिटी की क्लास में। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो आप सबका आंसर क्या होगा कि सर ये भाग 4 में या 4 में आते हैं, ठीक है। और इनका संबंधित अनुच्छेद अगर पूछेगा अनुच्छेद तो आंसर होगा 51 या 51 में हो गए हैं ये, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य है कितने? तो ये 11 मौलिक कर्तव्य है। कैसे याद करोगे जरा देखो मेरे साथ। तो मैं यहां से इनको लिखना शुरू कर लेता हूं भाई। 51 तो सब में है। ये पहला मौलिक कर्तव्य ए, फिर ये बी, उसके बाद ये सी, फिर आया डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, उसके बाद फिर आई, उसके बाद ए बी सी डी एफ जी एच आई, जे 10 पे आता है जे, और फिर क्या आता है के। तो ये हो गए हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य। 51 सब के आगे लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? सबसे पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि भैया संविधान के सम्मान करना है, यानी संविधान जो है वो सर्वोपरि है और संविधान का सम्मान करना है, ठीक है। दूसरा क्या है? संविधान के जो आदर्श हैं, यानी जो भी उस समय के आंदोलन हुए, जो भी इंपॉर्टेंट कथन स्टेटमेंट आई, उन सबका सम्मान करना है। सी 3 नंबर पे आता है। तीसरे में 3 बातों का ध्यान रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। 3 में 3 बातें, सी 3 पे। 4 में चारों दिशाओं से देश की रक्षा करनी है, चारों दिशाओं से देश की रक्षा, चारों दिशाओं से देश की रक्षा करनी है भाई। डी आ गया है देश की रक्षा से, चारों दिशाओं से। ई 5 पे आता है। 5 लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे? भाईचारे की भावना का विकास करेंगे, भातृत्व यानी भाईचारे की भावना। एफ 6 नंबर पे आता है। 6 से छठ पूजा है। छठ पूजा देश की क्या है? संस्कृति है। तो देश की संस्कृति का भी संरक्षण करना है। ये मौलिक कर्तव्य सबका कि देश की संस्कृति का संरक्षण करेंगे। जी 7 पे आता है। 7 में 7 होगा पर्यावरण का, यानी क्या करना भाई? पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण का नाश कर दोगे, पर्यावरण का भी संरक्षण करना है। एच आता है 8 नंबर पे। 8 में जो है वैज्ञानिक भावना, तो मैं यहाँ पे साइंस लिख देता हूं, ठीक है, वैज्ञानिक भावना। आई आता है 9 पे, और 9 नंबर किससे संबंधित है? नो मतलब सब कहते हैं ना नो, सार्वजनिक संपत्ति, नो सबकी है। नो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है भाई, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित है, इसका भी संरक्षण करना है, इसकी रक्षा करनी है। उसके बाद 10, जैसे 5 लोग में भाईचारे की भावना बढ़ी, वैसे ही 10 लोग भी हो गए हैं, सामूहिक रूप से काम करेंगे, सामूहिक रूप से, ठीक है, 10 लोग समूह में काम करेंगे। और के आखिरी नंबर था, वो 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए था, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए। तो 51A, 51A, B, C ऐसे मिलाते जाओगे और ये आप सबके 11 के 11 मौलिक कर्तव्य है। सबसे ऊपर क्या है? संविधान। 2 नंबर पे संविधान के अंदर जो दिए गए हैं वो आदर्श हमारे। 3 नंबर पे 3 बातों का ध्यान रखना है, पर संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 पे चारों दिशाओं से देश की रक्षा करनी है। 5 लोग मिलेंगे, भाईचारे की भावना।
छह से छठ पूजा बोल लो, बिहार की है ना छठ पूजा, तो वो क्या है संस्कृति है, तो संस्कृति का संरक्षण। 7 पे पर्यावरण का संरक्षण होगा, 8 पे वैज्ञानिक भावना हो गई है, 9 पे सार्वजनिक संपत्ति हो गई है, और 10 पे फिर 10 लोग मिलेंगे तो समूह में काम करेंगे, और 11 नंबर पे क्या हो गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हो गया है। अभिभावक और संरक्षक या माता पिता की ड्यूटी बनती है, मौलिक कर्तव्य बनता है उनका कि भाई वो उनको जो है प्राथमिक शिक्षा दे। तो ये सभी आप सब यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत खास है और ये खास करके हैं, इनको याद ऐसे कर सकते हो आप सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाएगा। इसके बाद मैंडारिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? भारत के किस पड़ोसी देश की जो है वो आधिकारिक भाषा हो गई है? देखिएगा, यहां से आप सबको जो है भारत की भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे ऊपर लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल है, उसके बाद उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे कौन सा देश आता है? नेपाल है, यहाँ पे कौन सा आता है? सिक्किम है, उसके बाद यहाँ पे जो है अरुणाचल आता है, अरुणाचल। नीचे क्या आता है? यहाँ पे असम है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे कौन सा देश हो गया? भूटान। इसको ऐसे नीचे लेके आते हो तो यहाँ पे म्यांमार आता है, म्यांमार। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश। यहाँ पे देखोगे तो यूपी है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का भी आता है नेपाल के साथ, ठीक है। इधर से नीचे से देखोगे यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। इधर कौन सा हो गया है? तो यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो भौगोलिक स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, नेबरिंग कंट्री है तो ये ध्यान रखते हैं। मंदारिन जो है वो किस देश की भाषा है? तो ये चाइना की भाषा हो गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चाइना के साथ भारत की कुल सीमा कितनी लगती है? चाइना के साथ भारत की बाउंड्री कितनी लगती है? तो 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है भारत चाइना के साथ शेयर करता है। कौन से राज्य अगर पूछे आप सबसे, तो लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है, उसके बाद सिक्किम की बाउंड्री लगती है, अरुणाचल की बाउंड्री लगती है, अरुणाचल। अब मुझे बताइएगा इसके अलावा किस राज्य की बाउंड्री जो है वो चाइना के साथ शेयर होती है? पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत शेयर करता है, 3323। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर लंबी बाउंड्री, ठीक है। नेपाल के साथ देखोगे एक साइड उत्तराखंड है, एक साइड सिक्किम है, और ये नीचे हो गए हैं भाई जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बाउंड्री शेयर, नेबरिंग कंट्री, ज्योग्राफिकल, हफ्ते 10 दिन में एक आध बार मैप को जरूर देख लीजिएगा, भौगोलिक स्थिति पता लग जाए। राजस्थान है, नीचे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे पुदुचेरी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ोगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ऊपर लिख दिया है। ये मतलब तटीय वाले हो गए हैं, जिनके जो तटीय जो सीमा लगती है भारत की। तो ये भी पॉइंट आप सब यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है भाई? ये पूछा है आप सबसे, कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया है? द स्वॉर्ड एंड द सिकल, पुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और द गाइड। तो इस पे बहुत आसान क्वेश्चन आप सबको दिया है। द गाइड जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, मुल्क राज आनंद के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? देखो, बैचलर ऑफ आर्ट, जब एक बच्चा बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए कर लेता है तब उसको किसकी आवश्यकता होती है? तब उसको गाइड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? गाइड की आवश्यकता होती है। गाइड कौन बनते हैं? गाइड बनते हैं स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड जो है गाइड होते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड। अब वो क्योंकि स्वामी का मतलब उसके घर वाले या फिर दोस्त उसको राय देंगे, तो वो क्या करेगा भाई? वो उसको बताया कि भाई कोचिंग लेनी है कि आगे पढ़ाई करनी है। उसने भाई आगे कोचिंग वोचिंग लेके वो लग गया टीचर। कौन सा टीचर लग गया? इंग्लिश टीचर। तो द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। उसके बाद टीचर लग गया तो क्या बांटी? मिठाई बांटी, वेंडर ऑफ स्वीट्स। क्या नाम बताया? वेंडर ऑफ स्वीट्स।
वैनड्रॉफ स्वीट्स। और ये बुक किसकी लिखी गई है? सभी एक ही राइटर हैं। इसमें एक नाम और जोड़ सकते हो, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हो गई है? आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ध्यान रखोगे, बीए, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड, द इंग्लिश टीचर, वेंडर्स ऑफ स्वीट्स, इनके द्वारा है। ऐसे ही आप सब एक राइटर और हैं जिनका नाम आप सब ध्यान रख सकते हो, इनका नाम है विक्रम सेठ। इनकी बुकें भी बहुत पेपर में पूछी जाती हैं। विक्रम सेठ। सेठ जी के घर का गेट कैसा था? तो गोल्डन गेट था। क्या नाम ध्यान रखना है? गोल्डन गेट था सर के घर का। उन्होंने क्या रखा? एक सूटेबल बॉय रखा उसकी रखवाली के लिए, सूटेबल बॉय। अब सूटेबल बॉय को फिर क्या मिली भाई? सूटेबल गर्ल। तो एक सूटेबल गर्ल भी हो गया है। उसके बाद दोनों की शादी में क्या बजा? इक्वल म्यूजिक बजा, इक्वल म्यूजिक। और 2 लाइव सेट हो गई हैं। 2 लाइव्स। क्या नाम लिखा? 2 लाइव। तो ये जो बुक है ये किसकी है? ये सभी बुक विक्रम सेठ की हो गई हैं। 2 लाइव्स, इक्वल म्यूजिक, सूटेबल गर्ल, सूटेबल बॉय एंड गोल्डन गेट, ये बुक विक्रम सेठ से हो गई हैं। इनको भी ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से आप हर एक राइटर की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको जरूर याद करिएगा। ये भी पेपर वाला क्वेश्चन है, एमटीएस का हो गया है। तो ये भी इवनिंग शिफ्ट 1 सितंबर को जो पेपर हुआ एमटीएस का, उसमें पूछा गया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? भारत में स्थित मीठे पानी की झील जो है नहीं है से पूछा भाई, मीठे पानी की नहीं है। नैनीताल, पुलिकट, भीमताल और लोकटक। तो लोकटक से आएगा तो ये पूर्वोत्तर भारत की हो गई है मीठे पानी की। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की है भाई ये। तो लोकटक कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। नैनीताल भी है, लेकिन पुलिकट झील जो है वो नहीं है। पुलिकट झील जो है वो सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील हो गई है, सेकंड लैगून लेक हो गई है। ये खारे पानी की है, साल्ट वाटर की हो गई है, ये साल्ट वाटर की पुलिकट, ये ध्यान रखना। चलो कुछ क्वेश्चन यहां से याद कर सकते हो। अगर आप सबसे पूछेगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे की सबसे बड़ी झील अगर आप सबसे पूछे तो बताइए कौन सी है। अगर आप सबसे पूछे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है ये कौन सी हो गई है। अगर आप सबसे पूछे कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित झील कौन सी हो गई है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो झील है ये कौन सी हो गई है। अगर आप सबसे पूछे यहाँ से सबसे ज्यादा खारे पानी वाली जो झील है, खारा पानी वाली झील, ये कौन सी झील हो गई है खारे पानी की। सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है ये कौन सी हो गई है भारत की, कृत्रिम झील ये कौन सी हो गई है। आर्टिफिशियल लेक पूछेगा तो ये कौन सी है। ये सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, देखो जरा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये कौन सी हो गई, तो ये वुल्लर झील है। वुल्लर झील कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है, चोलामू, सर्वाधिक ऊंचाई पर है। यह कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, तिस्ता नदी, क्या नाम बताया, तिस्ता नदी का उद्गम यहाँ से होता है। तिस्ता का उद्गम कहाँ से होता है, तो चोलामू झील से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से बनी झील कौन सी है, लोनार, ये कहाँ पे स्थित है, तो आंसर होगा ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। उसके बाद हो गया है यहाँ पे खारा पानी की जो पढ़ के आते हैं, सांभर, सांभर झील, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में स्थित हो गई है, राजस्थान में। सबसे बड़ी तटीय झील भारत की अगर पूछे आप सबसे, लैगून, तो चिल्का है। क्या नाम करना भाई, चिल्का, ये कहाँ पे स्थित है, तो बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उड़ीसा में स्थित है। और कृत्रिम झील अगर आप सबसे पूछे तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो गई है। पंत सागर जो है एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लोकटक। सेकंड लैगून पूछेगा तो पुलिकट, मीठे पानी की सबसे बड़ी वुल्लर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू सिक्किम में, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई लोनार, खारे पानी की सांभर राजस्थान में, और कृत्रिम लेक गोविंद वल्लभ पंत सागर। और सबसे बड़ी लैगून लेक भारत की अगर आप सबसे पूछेगा तो आप सबका आंसर होगा चिल्का। कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित हो गई है, उड़ीसा में।
तो ये हो गए हैं आज के हमारे, आप ये देखेंगे क्वेश्चन तो 10 है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को डिटेल से हमने एक्सप्लेन करा, तो 50 क्वेश्चन आप सब यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ से तैयार कर लिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।